साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण फैसला जो है हम पढ़ेंगे। ये फैसला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ा हुआ और फैसले का नाम है कैलाश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और जजमेंट का डेट है 27/11/2025। और स्पेसिफिक करता हूँ, अपील नंबर है 263/2005 और ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो मैंने आपको डिटेल्स जो है नोट डाउन करा दी है। बेसिकली हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं, तो हमें अपने केस के फैक्ट्स पर जो है जोर देना है। इस केस में जो कंसर्न आरोपी है वो कन्वर्ट हुआ था धारा 7, धारा 13(1)D, धारा 13(2) PC एक्ट में। अक्यूज जो है पब्लिक सर्वेंट है, ये फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। देखिए, जब भी केस होता है एंटी करप्शन का, हम सब जानते हैं कि डिमांड, एक्सेप्टेंस और रिकवरी को जो है साबित करना होता है। जब भी डिमांड करता है कोई आरोपी पैसे, ऐसा आरोप होता है परिवादी का, तो निश्चित तौर पे जो परिवादी है वो संपर्क करेगा एंटी करप्शन ब्यूरो से। एंटी करप्शन ब्यूरो में जाने के बाद में वो एक रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट में होगा वेरिफिकेशन। 2 विटनेस जो है कॉल होते हैं। वो जो कंसर्न रिपोर्ट है उसको पढ़ते हैं और अल्टीमेटली ये लोग ट्रैप की योजना बनाते हैं। सबसे पहले होगा प्री ट्रैप, देन होगा ट्रैप। अगर पकड़ा गया आरोपी या नहीं भी पकड़ा गया पर डिमांड जो है वेरीफाई हो गई तो अल्टीमेटली ही इज चार्जशीटेड एज पर द प्रोटोकॉल। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो विटनेसेस हैं, मैं बात कर रहा हूँ 5 विटनेस की, उनका स्पेसिफिक रोल क्या होता है। देखिए, एज पर द प्रोटोकॉल जो अडॉप्ट करता है एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस, मुख्यतः कुछ फंक्शन होते हैं 5 विटनेस के जिसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। इनको प्रोसेस जो है एक्सप्लेन किया रहता है कि किस प्रकार आरोपी को जो है ट्रैप किया जाएगा। बेसिकली इट इज कंसर्न विद द मोडस इन विच इट इज स्पेसिफाइड हाउ द अक्यूज्ड विल बी ट्रैप्ड आउट। इसके अलावा इनकी बातचीत जो है करवाते हैं परिवादी से ताकि ये फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकें। एक बात ध्यान रखिएगा कि विटनेसेस फैक्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं वेरिफिकेशन में, जरा खुद सोचिए आप। जो कंसर्न रिपोर्ट है उसको पढ़ लेते हैं और फैक्ट्स को वेरीफाई कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वास्तव में काम पेंडिंग था या नहीं था, या वास्तव में सही फैक्ट्स क्या हैं। अगर वेरीफाई करना ही आपको तो करो, वेरीफाई ढंग से करो। सिर्फ रिपोर्ट को पढ़ लिया और फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया, ये सिर्फ खाना पूर्ति है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया आपको। और एक बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 जो है इंपॉर्टेंट है संविधान का, जो क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं अडॉप्ट करेंगे अथॉरिटीज जो कि अनड्यू प्रोसेस हो, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा का सारा प्रोसेस जो है अनड्यू है। ना फैक्ट्स को प्रॉपर्ली जो है वेरीफाई किया, इवन ये तक असर्टेन नहीं किया कि वर्क पेंडिंग है या नहीं। क्लियर हो गया अपने को। इससे बार बार मैं कहता हूँ कि आप ज्ञापन सौंपो। अगर वो कहते हैं काम पेंडिंग है और काम पेंडिंग नहीं है आपके पास में, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब भी टीएलओ या आईओ कोर्ट में खड़े होंगे, डॉक्यूमेंट आपने सौंप दिया जिसको हम कहते हैं ज्ञापन या रिप्रेजेंटेशन, अगर उन्होंने कंसर्न ज्ञापन के फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया, अल्टीमेटली वी कुड गेट द बेनिफिट एज पर लॉ। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि हमें जो कानूनी पैरामीटर है उसको ध्यान में रखते हुए ड्राफ्टिंग करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए डिफेंस को रेडी करना है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे जो है प्रोसीड करना है। एक बार जो है ध्यान रखिएगा कि जो मामले है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, उस पर 3 बिंदु है, डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी। तीनों पॉइंट पे अलग अलग आपको देना पड़ेगा अपना एक्सप्लेनेशन। क्लियर हो गया अपने को। अगर आपका स्पष्टीकरण नहीं है तो कोर्ट जो है ड्रॉ करेगा प्रिजम्पशन धारा 20 PC एक्ट में, इसके अलावा धारा 119 BSM में। अगर प्रिजम्पशन ड्रॉ हो गए, प्रिजम्पशन रिप्यूट नहीं हुआ, कन्विक्शन हो जाएगा, फिर आप बच नहीं पाओगे। इसलिए प्रिजम्पशन को रिप्यूट करना आवश्यक है। वी आर सपोज टू गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि जो कंसर्न रिकॉर्डिंग है इनको सुनाई जाती, या रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई गई तो कंसर्न जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको पढ़ के ये डिमांड को वेरीफाई कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिमांड को वेरीफाई करने का जो सूत्र है वो दिया गया है नीरज सत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी के महत्वपूर्ण जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 17 मार्च 2023, जिसमें कहा गया स्पष्ट रूप से एवरी डिमांड ऑफ मनी इज नॉट डिमांड ऑफ ब्राइबरी। तो ये असर्टन करना होगा इन द अवेलेबल फैक्ट्स कि वास्तव में क्या डिमांड है, क्या वो डिमांड जो है कनेक्ट हो रही है विद पेंडेंसी ऊपर, क्या वास्तव में ओवरहेड है अक्यूज के पार्ट में। अगर इन समस्त क्वेश्चंस पे या इन समस्त हाइपोथेसिस पे काम नहीं करा कंसर्न टीएलओ ने या कंसर्न आईओ ने, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। Because if there is any unfairness in the proceeding or the proceeding is totally unfair, then we could have the benefit. और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब डिमांड को वेरीफाई कर लेते हैं कंसर्न गवाह, तो फिर ये लोग करते हैं प्री ट्रैप, जिसमें केमिकल जो है अप्लाई करते हैं करेंसी नोट पे। फाइनली दे प्रोसीड फॉर ट्रैप। अब ट्रैप के तुरंत 2 पॉसिबिलिटी है कि अक्यूज जो है ये कह सकता है कंसर्न परिवादी को कि मेरे पास में कोई बैठा हुआ है या कोई खड़ा हुआ है या किसी अन्य कमरे में कोई है, वहां जाके रुपए आप दियो। तो पैसे जो है उसने नहीं लिए, किसी और से जो है रिकवर हो गए। एक स्थिति ये बनती ये भी है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि उसने पैसे मांग लिए और उसने जो है प्राप्त कर लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मियर रिकवरी, मियर एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट। डिमांड को जो है वेरीफाई करना होगा प्रॉपर तरीके से। और कई बार ऐसा भी होता है कि काम जो है कर चुका होता है कंसर्न आरोपी,
या कई बार ऐसा था कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ ट्रैप वो काम करके कंसर्न जो परिवादी है उसको डॉक्यूमेंट सौंप चुका होता है, और उसके बाद कंसर्न जो परिवादी है वो नोड को जो है प्लांट करता है, और अल्टीमेटली टीम जो है आपको ट्रैप आउट कर लेती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न करेंसी नोड है अगर आपसे उठवाएगा या आप पर जो है दबाव बनाकर ये कहा गया कि आप नोड को उठाइए गिनिए, तो इस स्थिति में आप एक डिफेंस को जो है यहाँ सस्टेन कर सकते हैं कि ट्रैप जो है इलीगल है। एक बार ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जा रहे हैं बिफोर मजिस्ट्रेट फॉर दी फर्स्ट रिमांड, तो वहां पर स्पष्ट जरूर कीजिएगा कि मुझे डराया गया, धमकाया गया, जबरन जो है साक्ष्य को जो है एकत्रित किया गया, और इसके अलावा कुछ खाली पन्नों पे जो है साइन कर ली गई। ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि बाद में डिफेंस का स्टैंड जो है उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और धारा 22 बीएसए के लाइट में डिफेंस ये स्टैंड भी ले सकता है कि एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड बाय कन्फेशन विच इज इनलीगल बिकॉज कंपल्सिव रूप से कोई एविडेंस कलेक्ट की जा रही है जो कि इनलीगल है, और इस तरह की प्रैक्टिस को धारा 22 बीएसए ने हिट किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग द कस्टडी आपको अधिकार है अपने वकील से मिलने का, और अधिकार आपको दिए गए कानून के अंदर। इसके लिए आप धारा 38 बी या एसएस को जो है पढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे अंग तोड़ दें, हड्डियां तोड़ दें हमारी, हमें गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें कन्फेस नहीं करना है किसी भी हालत में। और कन्फेशन के लिए आपको कंपेल भी नहीं कर सकते। अगर कंपेल कर रहे हैं, इंटीमेट दिस फैक्ट टू योर एडवोकेट, और अगर आपके वकील से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है तो ये एक तरीके से सिग्नल है कि ये लोग जो है जबरन कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपके वकील की वहां पर ड्यूटी है कि तुरंत जो है कोर्ट में अर्जी पेश कर दें विद अवरमेंट विद स्पेसिफिकेशन कि मेरे क्लाइंट पे जो है दबाव बनाया जा रहा है और उसको कंपेल किया जा रहा है कि वो कन्फेस करे, और कन्फेशंस के मार्फत जो है एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है जो कि इनलीगल है। ये आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समझ डॉक्यूमेंट, ये समझ बातें बाद में जो है बहुत काम आती है। क्योंकि शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल लेते नहीं है, फिर जब केस में हमारे नुकसान होते हैं या हानि होती है तो हमारे पास में कोई ऐसा एडिशनल फैक्ट नहीं होता है जिसके तौर पर हम ये कह सकें कि एविडेंस जो है गलत तरीके से ऑब्टेन की गई है, पर इनिशियल दिए गए सबमिशंस बाद में जो है काम आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी नया सबमिशन आप अपील के स्टेज पे नहीं दे सकते हो, इसलिए मेहरबानी करके हर एक सबमिशंस को ट्रायल के स्टेज पे दो। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वकील साहब सबमिशन नहीं दे पाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एज पर आर्टिकल 22 ऑफ संविधान 24 घंटे के भीतर भीतर आपको पेश करना पड़ेगा इनको बिफोर मजिस्ट्रेट। तो वो पहला मौका है जहां आप सारी बातें कह सकते हैं। अगर वकील साहब ने नहीं कही है तो आप खुद कहिए, बात को रिकॉर्ड कराइए, जो कहेंगे मजिस्ट्रेट उसको लिखेगा, और इसके अलावा आप लिखित में भी अपनी बात को दे सकते हैं। तो इसलिए बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, जो अधिकार आपको दिए हैं कानून ने वो तो आप एक्सरसाइज करते नहीं हो। अब आपके माइंड में क्या होता है कि साहब हमारी बेल हो जाए या हम बच जाए या कार्रवाई ड्रॉप हो जाए, जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर किए बगैर आगे बढ़ोगे कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहें, और प्रोसीडिंग जो आप कर रहे हैं वो एज पर लॉ भी होने चाहिए, और उसका फायदा भी जो है मिलना चाहिए आरोपी को। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है प्रोसीड करना है। इसके अलावा जो भी कंसर्न एफआईआर है उसका ज्ञापन सौंपे। ये ज्ञापन कब देना है, जब भी आप जेल से बाहर आ जाएं आप ज्ञापन दे सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द एंटायर इन्वेस्टिगेशन आप जेल में हैं, इन दैट कंडीशन आप जरिए रिलेटिव, जरिए एडवोकेट भी जो है अपना ज्ञापन दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार कह सकते हैं कि साहब आप लिखो कि मुझे आवाज का जो है नमूना नहीं देना है, या कई बार कंपेल कर सकते हैं आपको कि साइन करो खाली कागजों पे। ये गलती नहीं करनी है अपने को, और जब भी कोई नोटिस अपने को आएगा जेल के अंदर भी या किसी भी रूप में आपको नोटिस जो है मिलेगा किसी भी स्थान पे, तो उसमें एक ही बात लिखिएगा कि नोटिस मुझे आज प्राप्त हुआ है, डेट को लिखें, टाइम को लिखें, मैं 15 दिवस के भीतर भीतर जरिए एडवोकेट जो है रिप्लाई कर दूंगा। ये बात नहीं भूलनी अपने को, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अपने जो अधिवक्ता हैं उनके साथ टच में रहें। अगर आप कस्टडी में हैं या कन्फाइनमेंट में हैं, टच आप नहीं छोड़ें, और धारा 38 बी एन एस एस का जो प्रोटोकॉल है वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। इसके अलावा जब भी अपन केस को लड़ते हैं तो सैंक्शन अथॉरिटी जो है उसने प्रॉपर माइंड अप्लाई किया या नहीं किया फैक्ट्स के ऊपर, इसको भी जो है अपने को देखना होता है। अगर माइंड अप्लाई नहीं किया या सैंक्शन जो है वो साइक्लोस्टाइल्ड है या इन द मैकेनिकल वे जो है दी गई है, मींस डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किया हुआ है ये स्पेसिफिक नहीं है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है ये स्पेसिफिक नहीं है, काम पेंडिंग है या नहीं है, इस पर कोई निष्कर्ष नहीं है, तो वी कैन गेट द बेनिफिट। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, धारा 7, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के, या धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसी एक्ट के, इसको लिखें अपने केस में, और उसकी लाइट में क्या क्या फैक्ट्स फाइल पर है उसको देखें। अगर फैक्ट्स फाइल पर नहीं है वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बार ध्यान रखिएगा, डिमांड एक्सेप्टेंस रिकवरी इज मस्ट। अगर सिर्फ रिकवरी है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है, डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, वी कुड गेट द बेनिफिट। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, फैक्ट्स को जितना पढ़ोगे उतना फायदा आपको मिलने वाला है। रिपोर्ट को 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो वेरिफिकेशन रिपोर्ट को, 10 बार पढ़ो प्री ट्रैप को, 10 बार पढ़ो ट्रैप को। हर बार आपको ये दिखाई देगा कि देयर इज सेल्फ इनकंसिस्टेंसी, या उन्होंने झूठे फैक्ट्स लिखे हैं, या फैक्ट्स जो है मिसमैच हो रहे हैं, या आपके पास ऐसे कोई प्रमाण है
इसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि इस केस में कैसे आप जो है फंसे हैं गलत तरीके से। एक बात ध्यान रखिएगा कि एलिगेशन की क्वालिटी क्या है, क्या एलिगेशन ओमिनिबस है, क्या एलिगेशन अनसर्टन है, क्या एलिगेशन इनकंसिस्टेंट है, इसका अपने को फायदा लेना चाहिए। इसके अलावा जो शेडो विटनेस है उसने क्या डिपोज किया, कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो अपने कंसर्न स्टेटमेंट में जो कि रिकॉर्ड होते हैं एज पर सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस वो एक अलग वर्जन जो है डिपोज कर दे, वी कुड हैव द बेनिफिट। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि परिवादी ने जो पुलिस को बयान दिए हैं 180 बीएनएसएस में उसमें स्थितियां अलग है और जो बयान दिए मजिस्ट्रेट को उसमें स्थितियां अलग है, वी कुड हैव द बेनिफिट। अगर परिवादी चेंज कर रहा है बेसिक फैक्ट्स को रिगार्डिंग द रिपोर्ट, रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग द स्टेटमेंट, वी कुड हैव द बेनिफिट। उनकी गलतियों को पकड़ना है और गलतियों को पकड़ के उसको नोट डाउन करना है और कोर्ट को स्पेसिफिक करना है व्हाट मिस्टेक दे हैव कमिटेड सो दैट वी कुड हैव द बेनिफिट। ये बात जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट की फीस आप डिमांड कर रहे हैं पर कहता है ये परिवादी एसीटी को कि साहब ये पैसे मांग रहे हैं रिश्वत के। अगर आप ये कहते हैं कि साहब ये कंसर्न जो फी है या कंसर्न जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट का अमाउंट है, गवर्नमेंट का रिन्यूमरेशन है, तो आप अपने फैट को सस्टेन कीजिए बट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे मेयर टेकिंग ऑफ प्ली कुड नॉट हेल्प यू। ध्यान रखिएगा अगर आप ले रहे हैं स्पेसिफिक डिफेंस या स्पेशल डिफेंस तो उसको प्रूव करने का बर्डन भी जो है आपके ऊपर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको दी और जो ये मैंने सारी बात डिस्कस करी है इसमें से कुछ बातें जो है डिस्कस हुई है उप जजमेंट में जो मैंने आपको लिखवाया है इंसेप्शन पे। जजमेंट जो है आपको लिखाता हूं पुनः, आप लिख लीजिए। कैलाश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जजमेंट का डेट है 27/11/2025, पास किया जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।